अग्निपथ योजना को लेकर बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा चल रहा है। विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान विधायक अग्निपथ योजना के खिलाफ पोस्टर लिए हुए थे। कल भी हंगामे के कारण सदन में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी और आज भी हंगामा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अग्निपथ योजना के जरिए देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसके विरोध में पूरा देश आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित है, ठगा सा महसूस करते हैं और बिहार जल गया, देश जल रहा है। ऐसे ज्वलंत मुद्दा को दरकिनार करके बिहार विधानसभा मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। इसलिए बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कार्य स्थगन के जरिए ये प्रस्ताव लाया है। बिहार विधानसभा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके अग्निपथ योजना वापस लेने की सिफारिश केंद्र सरकार से करे। पर आपने देखा किस तरह से विधायक जो हैं, विपक्षी विधायक, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि इस योजना को, अग्निपथ योजना, सेना में भर्ती की जो नई योजना सरकार लेकर आई है, जिसके बाद लोग खासतौर से युवाओं में गुस्सा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में काफी विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं। ये विधायक मांग कर रहे हैं कि उस योजना को वापस लिया जाए। तो बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ है, कल भी हुआ था और विधायकों को आप देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर वो मौजूद हैं और विरोध जता रहे हैं। मनीष कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, आप वहां पर मौजूद हैं, कल भी हंगामा हुआ, आज भी हो रहा है। हम देख रहे हैं बिहार में इसका खासा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से सरकार जो है इसको रोकने की कोशिश करेगी? अब दो तरह का विरोध हो रहा है। एक अभी फिलहाल विधानसभा का सत्र चल रहा है जया, जहां पर पूरा विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। कल सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, आज प्रश्नकाल हुआ, लेकिन उस समय सारे जो विपक्ष के सदस्य थे वो अधिकांश सदस्य जो हैं वो वेल में थे और उस समय ही हंगामे के बीच जो है प्रश्नकाल खत्म हुआ और उसके बाद समय के पहले ही 11:35 में जो है वो हाउस जो है 12 बजे के लिए एडजॉर्न हुआ। कल भी दिन भर हंगामा हुआ था और इस पे सरकार में भी थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि जेडीयू का एक लाइन है कि अग्निपथ जो सेना में भर्ती के नए नियम है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी अलग थलग पड़ गई है और इसी के कारण थोड़ा विपक्ष इतना आक्रामक दिख रहा है। कल भी हमने देखा कि जो भी विपक्ष के सदस्य थे उनसे नीतीश कुमार काफी हंस के मिल रहे थे, उनको अपने चेंबर में सबको उन्होंने बिठाया, सबको बारी बारी से वो समय भी दे रहे थे, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू का जो विरोध है इस मुद्दे पर, और हालांकि जेडीयू मुखर नहीं है अपने विरोध को लेके, लेकिन उसका खामियाजा जो है बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस योजना को लेकर अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, सरकार की इस नई योजना का, सेना में भर्ती की जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध कर रहे हैं। तो सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना से नाराज छात्रों का गुस्सा सबसे ज्यादा बिहार में दिखा। यहां रेलवे को करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। रेलवे की 60 बोगियां और 11 इंजन को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कार्रवाई जारी है। करोड़ों की संपत्ति खाक होती रही, धू-धू करके बोगी से इंजन तक जलते रहे, ट्रेनें रद्द होती रहीं, मुसाफिर परेशान रहे। नाराजगी सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना से थी। अब इस मामले में उपद्रवियों के खिलाफ 223 मामले दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ ने 136, जीआरपी ने 40 और स्थानीय प्रशासन ने 47 मामले दर्ज किए। आगजनी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर 1752 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। जमीन पर आंदोलन, स्टेशन पर हो हल्ला, ट्रैक पर आक्रोशित भीड़ को भड़काने में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म की भूमिका भी रेलवे को दिखी है। ऐसे दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आईटी मिनिस्ट्री से इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की गुजारिश भी की गई है। नुकसान की भरपाई तो नहीं, पर अब कार्रवाई। कोशिश यही कि कसूरवार पर शिकंजा कसे और सबक मिले, ताकि नाराजगी की आड़ और सरकार से तकरार में देश की संपत्ति स्वाहा न हो।
नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। आधिकारिक तौर पर नतीजा आना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही जीत के दावे शुरू हो गए हैं, जिसे देखकर लगता है कि मतदाताओं ने परिवारवाद को नकार दिया है। हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूँ, यदि खाते में पैसा मिल गया, इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए मुझको, मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम मतदाताओं से नाराज हो गए। कह दिया, मुझे वोट मत करना। मतदाताओं ने भी शायद इसे गंभीरता से ले लिया और स्पीकर समेत कई कद्दावर नेताओं को झटका दे दिया। इनके रिश्तेदारों को शिकस्त का स्वाद चखा दिया। हारने वालों में स्पीकर के सुपुत्र तो कैबिनेट मंत्री विजय शाह की बहन रानू शाह, निर्दलीय विधायक शेरा की बहू और बेटी तो कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत की पत्नी और बेटा शामिल हैं। लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से जनादेश का, सम्मानित जनता का अपमान किया है, उसका रिजल्ट सामने आया है कि उनके सुपुत्र चिरंजीव चुनाव हार गए हैं, आगे वो भी हारेंगे। अब उनको नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देना चाहिए और जनता के जनमत का सलाम करना चाहिए। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो हूबहू वैसा का वैसा ही है। पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया। लोगों को लगता होगा कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। अपने स्तर पर उन्होंने निर्णय लिए, कुछ लोग जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं। इसकी मीमांसा, इसकी समीक्षा उनको स्वयं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण में लगभग 1.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों के आधिकारिक नतीजों का ऐलान 14-15 जुलाई को होगा। वैसे ये और बात है कि भोपाल में चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था वो किसी नेता पुत्र को टिकट देने के खिलाफ हैं। मानना ये है, इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ? परिवारवाद के नाम पर अक्सर बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन ये भी तथ्य है कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी कई नेता पुत्रों और परिजनों को टिकट दिया, लेकिन लगता है इस बार मतदाताओं ने ही परिवारवाद को नकार दिया। वैसे इसका औपचारिक ऐलान 14-15 जुलाई को होगा, जब आधिकारिक तौर पर नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा के चीनी क्लब मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में फार्म हाउस को किराए पर दिलाने वाले रवि नटवरलाल को गुजरात से हिरासत में लिया है। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि जिस फार्म हाउस में बनी बिल्डिंग में चीनी क्लब चलाया जा रहा था, वो एक पूर्व मंत्री के बेटे के नाम पर है। शक है कि चीनी नागरिकों के द्वारा यहां से हनी ट्रैप के जरिए जासूसी का एक बड़ा रैकेट यहां पर चल रहा था। पिछले 2 सालों से चोरी छुपे इस फार्म हाउस के अंदर चीन के क्लब के तर्ज पर एक अलग दुनिया बनी हुई थी। यहाँ पर ज्यादातर चीनी मूल के नागरिक ही आते थे। पुलिस को शक है कि यहाँ से भारत के खिलाफ जासूसी करने वाले लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि उनके लिए मौज मस्ती करने का पूरा इंतजाम था। खास बात यह है कि इस फार्म हाउस का मालिक एक पूर्व मंत्री का बेटा है। एसएसबी के इनपुट के बाद जब इस क्लब पर रेड पड़ी तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही तमाम लोग फरार हो गए। सिर्फ यही नहीं, किसी ने रिमोट के जरिए कहीं दूर बैठकर फार्म हाउस में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डिलीट फुटेज रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। क्लब में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्लब में 70 कमरे हैं और हर कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी है। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि इस क्लब का इंटीरियर जिस शख्स ने किया है वो अरुणाचल प्रदेश के एक मंत्री की बेटी का पति है। पुलिस ने इस मामले में 3 चीनी नागरिक और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। एक चीनी नागरिक की गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई है जो नागालैंड की रहने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात से पकड़े गए रवि नटवरलाल से मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पूछताछ कर रहे हैं।
लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये चाइनीज क्लब इतना हाईटेक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ जितने भी दरवाजे हैं उनका एक्सेस रिमोट कंट्रोल से है। यहाँ तक कि पुलिस के आने के पहले रिमोट के जरिए सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को डिलीट कर दिया। पुलिस को शक इस बात का है कि यहाँ पर चाइनीज जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। साथ ही ये हनी ट्रैप का ट्रेनिंग सेंटर था। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।